Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने इंडिया के बड़े बड़े टेक्निकल एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, जैसे गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, बार्क एग्जामिनेशन और जितने भी टेक्निकल रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं, उन सब के जो टॉपर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेजेंडरी टॉपर बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 अमित शर्मा सर। तो सर सिविल ब्रांच से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं काफी एक्साइटेड था आपसे बात करने के लिए और कम मतलब हम लोगों की कन्वर्सेशन कुछ डिले हो गई। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, पर मुझे लगता है मुझे आपसे आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि सर ऐसी एक बात है ना कि आप एक अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, मतलब 2-3 साल आपने एक जॉब किया था जहां पर आप एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहे होंगे। तो उसके बाद आपने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे तैयारी करना है, तो इट्स अ बिग डिसीजन। तो आप अपने सफर के बारे में बताइए कि कैसे आपने मतलब ये सोचा कि आपको गेट एग्जामिनेशन दिलाना है, और उससे पहले तक का सफर क्या क्या रहा था? एक्चुअली मेरा कॉलेज जब के मतलब जो लास्ट ईयर था तभी मैंने ऑलरेडी ठान लिया था कि मतलब थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ के पीएससी या गेट में कुछ अच्छा परफॉर्म करना है। बट उस समय जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इतनी मतलब थे नहीं और अच्छे से मतलब सेल्फ स्टडी मेरी चल नहीं पाई, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस था नहीं ज़्यादा। तो फिर मैंने 3 साल के लिए मतलब अपना जो टीचिंग फील्ड था उसमें एक जॉब किया। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब एंड परस्यू द ओरिजिनल ड्रीम दैट यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम। ओके ओके। एंड जैसे अगर बात किया जाए कि आपने अपना अटेम्प्ट दिलाया, ठीक है, तो आपने जैसे देखा कि सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों आपने सिलेक्ट किया, और ये क्यों सोचा कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग अपने कॉलेज में करना है? फिर क्योंकि आप एक टाइम के बाद ये करने लगे थे ना कि टीचिंग करने लगे थे फिजिक्स स्ट्रीम में, तो ऐसे ही क्यों था कि फिजिक्स से इतना, सॉरी, सिविल से इतना क्यों लगाव था, और आपने क्यों ज्वाइन किया, क्यों लिया? एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई थी। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में भी जैसे मैकेनिक्स वाला पार्ट मुझे काफी पसंद था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे कि फ्लक्स एनालिसिस और फोम, वो भी मुझे काफी फैसिनेट करते थे। तो काइंड ऑफ चीजें रिलेटेड ही थी, कुछ जो चीजें थी जो एकदम टेक्निकल थी सिविल के रिगार्डिंग, वो कुछ अलग थी। अदरवाइज अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन ऐसा था जो मुझे इंटरेस्ट करता था और काफी मतलब कॉमन इंटरेस्ट था काइंड ऑफ। अगर मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं और अच्छे से हम लोग इवेल्युएट करेंगे और कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि उसी के ऊपर मैंने चीजें बिल्ड की। ओके ओके। एंड जैसे आपने फिर अपना पहला अटेम्प्ट स्टार्ट किया, तो उसके बारे में बताइए। मतलब एक स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है सिविल इंजीनियरिंग से, अम, उसको कैसे मूव करना चाहिए? और एक पॉइंट और है सर, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि सर ऑलरेडी पहले से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। सर आईआईटी कानपुर से हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो उसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए अपने गेट प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली जब मैंने 3 साल ऑलरेडी जॉब किया था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जो भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग मुझे आती थी एट द एंड ऑफ द कॉलेज, वो सब तो चली गई थी। अच्छा। तो मतलब मैंने फिर यही सोचा था कि मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही मतलब मुझे आइडिया नहीं था उनका, काफी चीजें मतलब दिमाग से निकल चुकी थी 3 साल में, राइट। तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और कोशिश की थी। लगभग 6 से 7 महीने का टाइम था मेरे पास, जिसमें मतलब पूरा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना था। तो वो एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे जो थोड़ा हेक्टिक भी रहता है और उस समय मतलब काफी सारे डाउट्स भी आपके दिमाग में आते हैं कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। स्पेशली मेरे दिमाग में तो काफी सारे आए थे बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब था। तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग चीज थी। अदरवाइज यही है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो पुश है वो काफी एसेंशियल है। अगर आपने वो दे दिया उसके बाद तो चीजें मतलब कहीं ना कहीं रूटीन बन जाता है। स्टार्टिंग के 2-2.5 महीने की बात होती है, उसके बाद चीजें रूटीन में आ जाती हैं। फिर इट इज मोर लाइक एन हैबिट कि पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं करने के लिए। वो सारी चीजें फिर होती चली जाती हैं। मतलब काइंड ऑफ वही है ना, एक मोमेंटम बन जाता है और एट द एंड ऑफ द 6 to 7 मंथ मतलब मैंने देखा कि मैक्सिमम चीजें मेरी कवर हो चुकी। तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं था जो मैंने स्पेशली किया। बस यही था कि स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग के 2 महीने थे वो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन मतलब उसमें काफी प्रैक्टिस किया। ओके। तो जैसे एक स्टूडेंट के पास 6 से 7 महीने हैं, क्या होता है ना, आप कॉलेज से निकलते हैं, उसके बाद 6-7 महीने ही बचे रहते हैं नेक्स्ट गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो 6-7 महीनों के लिए आपका किस तरीके का शेड्यूल रहना चाहिए? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, अगर आप मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले रहे हैं तो वहाँ पर मतलब आपकी क्लासेस लगभग 4 से 5 घंटे तक चलेगी। आफ्टर दैट मतलब आपके पास लगभग 6 घंटे का मतलब मेरा ये है पर्सनली, क्योंकि 6 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी को देने हैं। अब कभी कभी ऐसा होता था कि ठीक है, अगर लोड कम है मेरे पास या फिर मतलब आज लाइक से सैटरडे संडे को लोड कम होता था तो उस समय मैंने 8 घंटे तक पुश कर दिया। बट कभी भी जैसा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि 8 घंटे से ऊपर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा, ऐसा मेरा एग्जीक्यूट कभी नहीं रहा। मैंने मतलब मैक्सिमम मेरा था तो 8 घंटे के आसपास, 6 to 8 आवर्स। कभी कभी कुछ रेस्ट्रिक्ट हो गए तो वहाँ पे 4 आवर्स इवन 3 आवर्स। तो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि 6 आवर डे, मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में सारी चीजें काउंट होती हैं कि आप जो भी छोटे रिवाइज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं या इवन टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सारी चीजें उसमें काउंट होती है, राइट? तो आई गेस दैट इज मोर देन इनफ। ओके ओके। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो रैंक नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट करते थे, तो पहली बात तो ये है कि आपको लगा कैसा था उस समय पे, क्योंकि आपने मेहनत बहुत अच्छे से की थी। आपको वो फील कैसा था, फिर उसको ओवरकम कैसे किया? एक्चुअली जब मैं एग्जाम देकर आया था तो काफी मतलब होपफुल था, क्योंकि एग्जाम मेरा काफी अच्छा गया था। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मैंने काफी सारी सिली मिस्टेक्स कर दी। तो उस समय मतलब काइंड ऑफ जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, द फीलिंग ऑफ थिंकिंग, मतलब वो थोड़ा ज्यादा मतलब ओवरवेलमिंग होती है। बिकॉज आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपने उस हिसाब से मतलब तैयारी भी कर रखी है। बट छोटी मोटी चीजें अब जिनको आप ओवरलुक करते हुए आए हैं, वो जब एडअप होती हैं, और कंपटीशन तो मतलब इतना है, मतलब इतना ज्यादा कट थ्रोट है कि एक एक मार्क्स में मतलब आपकी रैंक काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, राइट? तो वहाँ मतलब थोड़ा मतलब बेकार जरूरी लगा था। बट आई वाज लाइक कि ठीक है, थोड़ा तैयारी करेंगे उन चीजों पर भी जिन चीजों का भी इग्नोर करते हुए आए हैं। छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनको मतलब स्टार्टिंग में एज अ स्टूडेंट इतना टाइम ना होने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं कॉर्नर कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो वो चीजें भी एक डिसेंट रोल प्ले करती हैं फाइनल स्कोर में अपना। फिर बाद में मेरे पास एक डिसेंट टाइम थे, एक साल मैंने पूरा कहीं ना कहीं उन चीजों पर ही किया। ओके ओके। तो मतलब आपका डिटर्मिनेशन था कि आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, और ये भी बिल्कुल था कि बिल्कुल। जो गलतियां की हैं उसको रिपीट नहीं करना है, इम्प्रूव करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन रहता है। और फाइनली आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूरा नेशन पूछना चाहता है, ठीक है, ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि ये आईआईटियंस ही सारे एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक क्यों लेके आ रहे हैं, चाहे वो एएस रहे, चाहे वो गेट रहे, चाहे वो ईएस रहे। तो इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप उस मेंटालिटी में रहे हैं, जानते हैं लोगों को, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मतलब थोड़ा सा जो एक एज वाली चीज रहती है मेरे ख्याल से, वो रहता है एक एनालिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट। मतलब अगर आप किसी भी चीज को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप मतलब 6 से 8 घंटे रोजाना स्पेंड कर रहे हैं, तो एक पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कहाँ आप मतलब थोड़ा क्या कहते हैं कम ध्यान दे सकते हैं, कहाँ पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अदरवाइज सिलेबस तो बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो मतलब एक एनालिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रोड मैप बनाने में आपकी हेल्प करती है, आपको कहीं ना कहीं गाइड करने में आपकी हेल्प करती है, राइट? एकेडमी। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है, प्रॉपर प्लानिंग वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग जो होती है एज अ होल, वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। अदरवाइज एप्टीट्यूड वाइज अगर बात करें तो वो तो मेरे ख्याल से मोरल सभी का सेम रहता है, बस हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, राइट? और रही बात अगर आईआईटीएंस की, तो एक छोटा सा एज यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 11th 12th में मेहनत कर रखी है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ऑलरेडी एक बेटर आइडिया होता है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई थर्ड मेजर कोई कैरेक्टर रीजन नहीं होना चाहिए, बट ये जो मेरे ख्याल से प्राइम रीजन है। बहुत सही सर, ये मैं सारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैं अभी अभी एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहा था थोड़े दिन पहले। उन्होंने भी एक बात कही थी कि सारे एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कि अगर आप अपने आप को एनालाइज कर सके ना कि कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या क्या चीजें वीक है, क्या इम्प्रूव है आपका, तभी आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके टाइम कहाँ जा रहा है, आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी चीजें जरूरी है, तब आपका कोई पेपर नहीं निकलेगा। तो ये तो हर जगह प्रूव्ड है, और ये सारे टॉपर्स करते हैं, आई थिंक, है कि नहीं? एक्चुअली एग्जाम की जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उसे समझना काफी जरूरी है। हर एक एग्जाम का मतलब एक सिलेबस होता है और उसके हिसाब से कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर ईएफसी की बात करते हैं, ईएफसी और गेट का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि गेट में आपको क्या कहते हैं प्रेसिजन जो होता है, एक्यूरेसी आपकी काफी ज्यादा मतलब मायने रखती है। जबकि ईएफसी में अगर बात करें तो मेन होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा है, आपको बेसिकली टाइम मैनेज करते हुए चीजों को करना है।
तो वही है कि किस एग्जाम का क्या फोकस वो कहीं ना कहीं आपको समझना है, और उसके हिसाब से आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते हैं। तो ये समझना कि व्हाट इज द नीड ऑफ द क्वेश्चन पेपर और द एग्जाम इटसेल्फ, तो वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर। ओके। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर कोई कॉलेज के साथ साथ गेट का प्रिपरेशन करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? आपके यहाँ जैसे आईआईटी में थे तो आपको टाइम मिल जाता क्या वहां पर अगर तैयारी करने की कोशिश करते तो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं गेट की जैसे एग्जाम की, तो इनका जो सिलेबस होता है जो भी हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है उससे काफी ज्यादा ओवरलैप करता है। वो अलग बात है कि कॉलेज में जो उनका फोकस होता है प्रोफेसर का वो अलग होता है, एग्जाम का थोड़ा फोकस अलग है, ये थोड़ा सा मिसमैच जरूर होता है, बट मोर और लेस सिलेबस सेम रहता है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे सेमेस्टर भर आप क्या कहते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब आपके मिड टर्म या एंड टर्म्स आने वाले हैं तो एक हफ्ता या 10 दिन थोड़ा उसकी तरह चीजों को एनालाइज करें। तो आपका वहाँ पे मतलब सीजीपीए वगैरह भी बना रहेगा, और यहाँ पर आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चलती रहेगी। बल्कि काफी अच्छी सी मतलब जो आपका सेमेस्टर चल रहा है ना, उसमें आपकी हेल्प भी करेगा चीजों को समझने में, और प्रोफेसर भी आपके डाउट वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। काइंड ऑफ कॉलेज में तो ऐसा एटमॉस्फेयर भी बन सकता है जहाँ पे अगर काफी बच्चे कोलैब करें साथ में तो एक दूसरे के डाउट वगैरह भी सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। तो वहाँ तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है। वो थोड़ा कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में ऐसा एटमॉस्फेयर है। हम्म, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा क्या कि कुछ अलग करेंगे करके? कॉलेज में आप लोगों का किस तरीके का माहौल रहता था, स्टार्टअप वगैरह ऐसा या कुछ और कुछ, कि आपका शुरू से आपके और आपके दोस्तों का, कलीग्स का यही प्लान था कि गवर्नमेंट जॉब करना है? एक्चुअली हाँ, मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब मैक्सिमम लोग जो थे वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में लगे थे। तो हम लोगों का ग्रुप अलग बन गया था, जो बाकी लोग थे उनका ग्रुप अलग बन चुका था। इस तरीके से मतलब ग्रुप वगैरह डिवाइड हो जाते हैं, सेम इंटरेस्ट के पीपल मतलब एक दूसरे को ऑब्वियस सेट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब चीजें सेग्रीगेट तो ही जाती हैं। ओके। ओके। तो जैसे अगर हम लोग तैयारी करने का सोचें तो स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करें कि नोट्स वगैरह से स्टार्ट करना चाहिए? कॉलेज वालों को क्या करना चाहिए, या फिर जो लोग ड्रॉप ले लिए 5-6 महीने बचा हुआ उनको क्या करना चाहिए? जो लोग कॉलेज में हैं मतलब स्टैंडर्ड बुक उनकी मतलब काफी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर चीजें एकदम ए से स्टार्ट करके वेट तक जाती है, राइट। एकदम सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी वहाँ पर। लेकिन अब अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप स्टैंडर्ड बुक से जा पाए। तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे जो एकदम कंसाइज नोट्स होते हैं वहीं आप कहीं ना कहीं स्टडी कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए मतलब बेटर रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको देगा। अगर मैंने एक्चुअली क्या किया था ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, तब मैंने स्टैंडर्ड बुक्स काफी रेफर किए थे, बट जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मैंने केवल अपनी नोट दिया और एवर रेफरेंस बुक बस उनको स्टार्ट किया, उनको यूज किया। जैसे कि कभी कोई डाउट अगर कहीं पे आ जाता है, राइट, क्योंकि हर चीजें तो क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे कभी थोड़ा कुछ देख लिया, राइट, कभी कुछ क्लास गलती से मिस हो गई तो वो चीजें वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो ऐसी चीजें मैंने कर रखी हैं, अदरवाइज मैक्सिमम आप कर सकते हैं 80 to 85% नोट की। ओके। ओके। तो मतलब ये है कि आप नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, और अगर कॉलेज में है तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफर करें। अच्छा चलिए, जैसे एकदम माहौल आ चुका है गेट एग्जामिनेशन का, ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, आप मुझे ये बताइए कि 1 मंथ बिफोर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, 1 वीक बिफोर क्या रहना चाहिए, और 1 डे बिफोर क्या होना चाहिए? अगर लेट्स से 1 मंथ से स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर 1 मंथ की अपना बचा हुआ एग्जाम का, लेट्स से हम जनवरी के मंथ की बात करते हैं, तो आई होप कि आपका सिलेबस पहले तो कंप्लीट हो चुका होगा अब तक, राइट। और आपने मतलब टेस्ट सीरीज पे ऑलरेडी आप फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का जो मंथ है ना वो पूरा टेस्ट सीरीज का मंथ है। आपको टेस्ट सीरीज काफी सारे टेस्ट देने हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं उस लायक बनाना है कि आप एक डिसेंट कंफर्टेबल स्कोर ऑलरेडी करें, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। साथ ही साथ आपका एक रिवीजन भी चलता रहना चाहिए। लेकिन जब आप एकदम लास्ट वीक में आ जाते हैं तो आप वहाँ पे मतलब मेजर रिवीजन जो होता है आपका वो भी हो चुका होता है, टेस्ट सीरीज भी आपने काफी अच्छे से यूज कर ली, उस समय मतलब एकदम जो टिप्स रहने वाली चीज होती है जैसे कि अपनी फॉर्मूला शीट वगैरह हो गई, ठीक है, बस वो आप बार बार देखते रहिए कहीं ना, क्योंकि फॉर्मूला भूलना आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, मेजर फॉर्मूले, जिन पर पता है ये कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ जाए, और आपको अगर उसी में कहीं कंफ्यूजन है छोटी मोटी प्लस माइनस की, तो वो आपको एक दो नंबर आपका कहीं ना कहीं ले जाएगा और आपकी रैंक एकदम वहाँ पे स्लाइड कर जाएगी, राइट। तो वो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अपना लास्ट का एक वीक बचा है उसमें फॉर्मूला शीट एकदम कंठस्थ होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और जो लास्ट डे बचा है वहाँ पे मतलब कोशिश कीजिए कि एंशियस ना हो ज्यादा, हो सके तो मतलब, क्योंकि एक पूरा मंथ आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, थोड़ा उसको लाइट रखिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मत पढ़िए, रिलैक्स कीजिए, ऐसा भी मत कीजिए। अदरवाइज आप अगर एकदम खाली बैठ जाएंगे तो पक्का है कि एंजाइटी बिल्ड हो जाएगी। थोड़ा अपने आप को मतलब बिजी रखिए, और मतलब लगना चाहिए कि बस एंशियस नहीं होना है, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर टेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज।
इस तरीके से जाके देके आएंगे। जैसे मेरा पूरा फोकस इस साल यही था कि जैसे मैंने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, तो गेट का एग्जाम भी मुझे ऐसे देना कि जैसे मेरे को एक टेस्ट के लिए अपियर होना हो, बिल्कुल भी एंशियस नहीं है, क्योंकि वहां पर चीजें थोड़ी गड़बड़ जाती है। ये मेरी गलती हुई थी लास्ट ईयर भी, तो मैंने इस बार पूरी कोशिश की थी कि इसको मैं करेक्ट करूँ। ओके, तो ये तो हो गया फिर हम लोगों का। आप मेरे को ये बताइए, वो रिजल्ट का दिन कैसा था? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप फर्स्ट रैंक आएंगे, और क्या हुआ था उस पूरे दिन? एक्चुअली मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि मेरे मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो आई वाज काइंड ऑफ होपफुल कि मेरी रैंक जो है टॉप 5 में आ गई। रिजल्ट आने के पहले ही मतलब मैं इवन इतना श्योर था कि फर्स्ट और सेकंड में से कुछ रैंक आ सकती है, राइट। तो वही थोड़ा सोच रहा था कि एग्जैक्टली फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी, वो मेरा डाउट था, बट फाइनली फर्स्ट रैंक आ गई। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी रैंक आ गई यहाँ पे। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब ऐसा रहता है किसी फर्स्ट रैंक के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि सही होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट टॉप 20 में रैंक आ जाए, राइट। तो उसके हिसाब से लेट्स से प्रिपरेशन करते हैं। फिर हमें पता होता है कि ठीक है, अगर कुछ अच्छा जाएगा, लेट्स से पेपर थोड़ा अच्छी साइड में चला के, तो टॉप 20 की जगह टॉप 5 में भी देंगे। बट जब फाइनली मैंने एग्जाम दे लिया, उसके बाद जब आंसर की वगैरह आ जाती है और मैंने अपने मार्क्स देखे, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस, और मुझे एकदम श्योर था कि मतलब टॉप 5 तो एकदम श्योर है, इवन फर्स्ट या सेकंड रैंक किया है। ओके। तो जो फाइनल रिजल्ट था ऑब्वियसली वो काफी मतलब उसमें भी काफी खुशी हुई थी, बट इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द एक्सपेक्टेड साइड। ओके ओके। बहुत अच्छी बात है, मतलब वो एक सपना होता है ना। और मतलब आप इस मोमेंट को जिंदगी भर चेरिश करते हैं कि यू वर द फर्स्ट रैंक इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो उस चीज की खुशी ही अलग होती है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए फिर, ये सफर NHAI के थ्रू कैसे गया? मतलब व्हाई NHAI? आपने क्यों सोचा कि मुझे यही करना है? एक्चुअली गेट एग्जाम जब आप देते हैं एज सिविल इंजीनियर, तो आपके पास काफी सारी मतलब ये चीज की ऑप्शन होते हैं, जिनमें से मेजोरिटी मतलब जो कैंडिडेट होते हैं वो ONGC से IOC की तरफ से जाते हैं। अभी इस साल से कोल इंडिया लिमिटेड ने भी सिविल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी रिक्रूटमेंट है उसका, वो उसने गेट के थ्रू कर लिया है। तो बहुत सारे PSC भी यहाँ पर गेट की तरफ अब आने लगे। बट NHAI की अगर बात करें तो यही कहीं ना कहीं एक ऐसी PSC है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अराउंड है। उसकी जो भी इसका काम है वो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ ही मतलब कहीं ना उसकी जो भी स्किल्स है उन्हें यूज करता है। अदरवाइज जितने भी हमारे ONGC IOC लोग हैं वहाँ पे ऑयल बेस्ड कंपनी है। तो जो मतलब मुझे सुनने में आया वो ये भी है कि स्टार्टिंग तो मतलब काफी सही रहता है, बट एट द एंड ऑफ 10 to 15 ईयर वहाँ थोड़ा सा आप क्या कहते हैं ग्लास सीलिंग को हिट करते हैं। तो NHAI में ऐसा एक्चुअली देखने को नहीं मिलता। बाकी काम भी यहाँ पे बहुत ही मतलब मजेदार है। तो कुछ मतलब जान पहचान के भी मेरे दोस्त थे जिनका मतलब लास्ट ईयर हो गया था, तो वहां से मुझे समझ में आया कि हाँ NHAI समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। तो इस तरीके से मतलब पहले से मेरा थोड़ा एक इंटेंशन था लास्ट ईयर से ही कि NHAI की तरफ मतलब जाना। ओके।